हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम है। आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के कुछ और एमसीक्यूज लेकर आई हूँ आज, जो कि आपके सीटेट, एचटेट एंड एनटीटी के एग्जाम में पेपर को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट। वो कहता है कि जब एक बच्चा गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क, एक टास्क करता है, तो इट इज अ साइन, ये किस चीज का साइन है? ठीक है, द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव, द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन। देखो, बात उसने वो करी कि बच्चे की उसको लेकर बात करी कि व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट। तो ये साइन किस चीज का है? अगर मैं इससे पूछूं क्या ये साइन इंटेलिजेंसी का साइन है? नहीं, ये इंटेलिजेंसी का साइन भी नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल फॉर लर्निंग, चाइल्ड इज नॉट कैपेबल फॉर लर्निंग, ये भी नहीं है। चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव। टास्क जो होता है मे हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव होता है, रिपीट होता है वो, ठीक है, मैकेनिकली। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आपने थिंकिंग के प्रोसेस में वो बताना है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है? रीजनिंग, प्रॉब्लम, जनरलाइजेशन एंड मेमोरी। देखो, थिंकिंग तभी होती है जब रीजनिंग होती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बट वो कहता है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो कम इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्वेश्चन को रिजेक्शन मेथड के थ्रू ही करना है। आपको थिंकिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि थिंकिंग कैसे होती है। आप रीजनिंग करोगे तो थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम वो उससे भी होगी, ये तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरलाइजेशन भी है। मेमोरी क्या है? मेमोरी इसका लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मेमोरी लीस्ट है बिकॉज चीज़ें याद रखने से, मेमोरी में अगर मुझे चीज़ें याद हैं बट उससे थिंकिंग नहीं होती। जब चीज़ याद होती है तो उस चीज़ को जब हम रीजनिंग पे, उसको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब हम उसको पहले हम उसकी रीजनिंग करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। जैसे मुझे कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़, कोई टॉपिक याद है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो इसका ये पढ़ा हुआ है। आप कहते हो नहीं, मैंने तो इसका जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ा। मैं कहती हूँ मैंने स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव का मैं टॉपिक ले लेती हूँ, तो मैं इस पे ऐसे कहती हूँ कि मैंने जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ा हुआ है इसका। आप कहते हो नहीं मैडम, हमने तो इसका स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ रीजनिंग पर आ जाती है। जब वो चीज़ रीजनिंग पर आ जाती है, तर्क वितर्क पर आ जाती है, तब हम उस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो क्या बात हुई? तो वो चीज़ है रीजनिंग, कि थिंकिंग के अंदर रीजनिंग जरूर होती है, देन प्रॉब्लम भी होती है और देन जनरलाइजेशन भी हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में क्या आता है? मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है, आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स द चिल्ड्रन टू थिंक द क्रिटिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो इनवाइट करते हैं बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए? थिंक द क्रिटिकली। वो क्रिटिकली चीजों को सोचता है, यानी कि उनकी आलोचना करता है। आलोचना करने पर सोच मजबूर कर देते हैं। आलोचना, जैसे आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है। व्हाट इज दैट आंसर? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस एंड डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स अ डिफरेंट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। तो पहला क्या? व्हाट इज दैट आंसर? ऐसा कुछ है? नहीं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? क्या तुम किसी सिमिलर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो? नहीं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज? अलग अलग वेज क्या होते हैं इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। एंड डू यू नो द आंसर टू दिस? ये भी नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से इसलिए क्या बनता है, वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीका बताना है आपने, वी कैन सॉल्व दिस
प्रॉब्लम। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आता है इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकहुड स्टेटमेंट। वो कहते हैं इन डैश थिंकिंग, ऐसी कौन सी थिंकिंग है जिसमें एक बच्चा अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स एंड द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट है उसकी। एस्थेटिक है वो? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं। क्रिएटिव है? ये भी नहीं है। क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो थिंकिंग पे कहाँ आता है, वो तो आता ही नहीं। वो थिंकिंग पे तो बाद में आता है, जब उसे कोई प्रॉब्लम दी जाती है तब वो क्या होता है, जैसे उसको आपने कोई टॉपिक दिया, कोई भी टॉपिक दिया तो उसके ऊपर वो कुछ यूनिक सा करके दिखाएगा, तो उसकी क्रिएटिविटी नजर आएगी आपको। ऐसा कुछ करेगा जो किसी दूसरे ने नहीं किया होगा, तो वो क्या है, वो क्रिएटिविटी है। तो इवेल्युएट्स अ ट्रूथ एंड लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट है। तो पहला क्या, एस्थेटिक नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, क्रिएटिव नहीं, इसका राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। यहाँ पे क्या आएगा, इन लॉजिकल थिंकिंग में इवेल्युएट करना है ना उसने, तो वो लॉजिकल थिंकिंग में इवेल्युएट करेगा ना, लॉजिक से लगाएगा वो। इन लॉजिकल थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और द लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, निगमनात्मक। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक। तो वो कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व होती है, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। देखो उसने बात वही करी, जनरल टू पर्टिकुलर याद कर लो, चाहे आप लोग स्पेसिफिक टू जनरल याद कर लो। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी याद कर लो, जनरल टू स्पेसिफिक। देखो ये दो है, उन्होंने नाम बदल दिया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर को नाम स्पेसिफिक दे दिया, बस इतना ही फर्क है। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, आपको पता होना चाहिए जो इंडक्टिव होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं है। मेथड्स इंक्लूडिंग इन्क्वायरी एंड लर्निंग ह्यूरिस्टिक्स, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो इंडक्टिव है आपको पता होना चाहिए, इंडक्टिव चलेगा स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि किसी एक चीज से बहुत सारी चीजों की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल। और जो डिडक्टिव होगा वो चलेगा जनरल टू स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक कहाँ है, ये रहा। जनरल टू पर्टिकुलर कह लो, चाहे इसको जनरल टू स्पेसिफिक बोल लो आप, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट आता है साइंस एंड एग्जीबिशंस, म्यूजिक, डांस, शो एंड ब्रिंगिंग आउट द स्कूल मैगजीन्स आर मीन्ड टू। यानी कि स्कूल की मैगजीन्स में अगर साइंस एंड एग्जीबिशन, म्यूजिक, डांस, शो ये सब हो रहा है, तो वो ब्रिंगिंग आउट द स्कूल मैगजीन्स निकाली जाती है, आर मीन टू। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने बात करी कि साइंस एंड एग्जीबिशन, म्यूजिक, डांस, शो, ब्रिंगिंग द डांस, शो एंड ब्रिंगिंग आउट द स्कूल मैगजीन्स आर मीन्ड टू। इसका मतलब बताना है आपने, क्या है, एस्टैब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, एक स्कूल का नेम आता है उसमें, सेटिस्फाई द पेरेंट्स, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशन। देखो एक स्कूल की मैगजीन में अगर साइंस की बात है, एग्जीबिशन की बात है, अगर वहाँ पर म्यूजिक के उस एग्जीबिशन में जो मैगजीन है उसके अंदर म्यूजिक भी बात की गई है, डांस शो भी, जो डांस शो हुआ स्कूल में तो उसकी पिक्स हैं उसके अंदर, तो वो क्या शो कर रहा है, वो स्कूल की मैगजीन ऐसे बाहर निकाली जाती है तो वो क्या शो कर रही है, क्या वो ये शो करती है एस्टैब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, नहीं। सेटिस्फाइज द पेरेंट्स, इससे कोई पेरेंट्स तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, पेरेंट्स तो कहीं भी नहीं देख रहे इसको, ठीक है ना। ट्रेन द स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था फॉर वेरियस प्रोफेशन,
अलग अलग प्रोफेशंस के लिए ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, इसका आंसर है ये सी। देखो कहीं हद तक इसका आंसर ये भी हो सकता था कि ट्रेन द स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशन, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोफेशन के लिए तैयार करना, बट कहीं पर इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो ये है प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल, कि एक क्रिएटिव चैनल प्रोवाइड करते हैं फॉर द लर्नर्स के लिए, कि लर्नर्स कौन है, स्टूडेंट, ठीक है, तो उनके लिए क्रिएटिव चैनल है, ये एक क्रिएटिविटी है ना इसके अंदर, क्रिएटिव चैनल दिया जा रहा है उनको, तो इसका राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। बात है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस को इन्वॉल्व करता है जो कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक, मीन्स नॉलेज, एंड प्लानिंग नियोजन, जिसको आप बोल लेते हो हिंदी में, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, ठीक है, तो ये किसके अंदर है, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन, एकोमोडेशन या सेंट्रेशन। देखो एकोमोडेशन तो आपने जो पढ़ा वो आपने जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर पढ़ा, तो आपको इन पॉइंट्स को देख के पता लग जाएगा कि बात किसके बारे में हो रही है। जीन पियाजे में आपने एकोमोडेशन पढ़ा जिसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, उसने कोई सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कोई बात ही नहीं करी थी ऐसी। सेंट्रेशन भी नहीं है, कॉग्निशन भी नहीं है, तो ये क्या है, मेटाकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। तो 7th का राइट आंसर है ए, डेट इज अ मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 7th का राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट हाईलाइट्स द मेन पॉइंट इन अ चैप्टर, एक बच्चे ने मेन पॉइंट्स करे चैप्टर में हाईलाइट, एंड ड्रॉ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, draw visual representation and poses questions that arise in her mind at the end of the chapter and she is, उसने बात करी कि एक स्टूडेंट ने हाईलाइट करे द मेन पॉइंट्स चैप्टर के अंदर, ठीक है, एंड ड्रॉ द विजुअल प्रेजेंटेशन दी, उसने ड्रॉ करी विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि जो दिख रही है उसको, एंड पोज द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के टाइम उसने पोज दिया, एंड अराइज इन हर माइंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर के एंड में क्या हुआ, क्वेश्चन उसके दिमाग में अराइज हुआ, ठीक है। तो शी इज वह क्या है, शी इज है वह ट्राइंग टू यूज द स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, एंश्योर करना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, कि ट्राइंग टू यूज अ मेथड ऑफ लोकी एंड ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। तो जो उसने ये बात करी कि ट्राइंग टू यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, ये भी नहीं है उसका आंसर। एंश्योरिंग द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यहाँ पे कोई सोशल लर्निंग के बारे में तो बात ही नहीं हुई। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो होती है जिसमें हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी, इज गिवन बाय बंडूरा। तो ये किसने दी थी, बंडूरा ने। तो इसमें हम चीजों को देख कर सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर क्या हुआ था कि बच्चे ने देखा था एक मूवी के अंदर कि वो कैसे डॉल को किक करता है अपने पैरों से, तो वो उसने देखा, तो वैसे ही उसने रियलिटी में किया, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई वो तो, ठीक है। एंड ट्राइंग टू यूज द मेथड ऑफ लूसी, ये भी नहीं है, लोकाई ये भी नहीं है। एंड ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, तो इसका राइट आंसर है डी, कि ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज, इमोशन का जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो क्या है, मोटिव, गोल, फीलिंग या सक्सेस। ये बताओ जो डोमिनेंट है एलिमेंट है वो, डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशंस इज क्या है, वो मोटिव है, नहीं, गोल है, मोटिव तो नहीं हो सकता, गोल उद्देश्य भी नहीं है हमारा,
आपने डोमिनेंट एलिमेंट बताना है। सक्सेस है नहीं, फीलिंग है वो हमारी। फील, इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस हमारी फीलिंग होती है, ठीक है ना। हम फीलिंग को इमोशंस में लेते हैं, तो इमोशंस का ही तो मैंने बताना है। जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो क्या है? इमोशंस का हमारे। तो हमारे इमोशंस का क्या है? फीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंसी मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहा है वो। मे बी एसोसिएटेड, शायद वो कहते हैं मे भी वो एसोसिएट करती है, वो संबंधित है, मतलब उसका संबंध बताना है आपने। किससे? विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के डोमेन से। तो पहला क्या है? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, विजुअल इंटेलिजेंसी एंड स्पेशियल इंटेलिजेंसी एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी। आपने इमोशनल इंटेलिजेंसी को बताना है कि वो शायद इनमें से नीचे दी गई हुई मल्टीपल इंटेलिजेंसीज में से किसी एक से वो रिलेट करती होती है, ठीक है। अब वो किससे रिलेट कर रही है वो आपने बताना है। क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी से रिलेट कर रही है इमोशनल? नहीं। विजुअल स्पेशल से भी नहीं कर रही, ये तो सारी थॉर्नडाइक की दी हुई थी। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी ये भी नहीं कर रही। तो मल्टीपल के अंदर कौन सी आती है? मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो थी हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंसी के पॉइंट याद कर लो कौन कौन से हैं। ये पॉइंट सारे थॉर्नडाइक के दिए हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंसी है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी है। तो ये तो दी नहीं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंदर क्या आता है? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ए, कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंदर आपने बताना है कि क्या क्या आता है। तो वो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में बात की गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज देयर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है ऑफ इमोशनली मोटिवेट करते हो आप बच्चे को, इमोशन से उसको आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। इन देयर इज देयर ओवर रिएक्टिव नेचर? नहीं। इंट्रोवर्ट नेचर? अगर इंट्रोवर्ट नेचर होगी तो वो मोटिवेट होगा ही नहीं इतना, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट बच्चा जो होता है वो ज्यादा मोटिवेट होता है कंपैरिजन इंट्रोवर्ट बच्चे के, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इंट्रोवर्ट नहीं। बैलेंस वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट एंड मेलकॉनिक डेमेयर, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैलेंस वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है इमोशनल कैथारसिस मीन्स, वो क्या है? सप्रेशन ऑफ इमोशंस, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ब्रिंगिंग आउट इमोशनली रिप्रेशन, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट, ठीक है ना। इमोशनली बताना है आपने, सप्रेशन ऑफ इमोशंस तो है ही नहीं है। हम कभी भी अपने इमोशंस को दबाते नहीं है। सप्रेशन का मतलब होता है दबी हुई इच्छाओं को दबा देना। और ठीक है, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ब्रिंगिंग आउट इमोशनली रिप्रेशन। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर है ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है मैच्योर स्टूडेंट्स। अब आप बताओगे कि मैच्योर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। मैच्योर स्टूडेंट्स में आता है डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज, जो कि स्टडीज से अपसेट नहीं होते, इन डिफिकल्टीज सिचुएशन में भी, ठीक है ना, एंड बिलीव दैट इमोशंस हैज नो प्लेस, उनमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती इन द स्टडीज, उनकी स्टडी में, रिजॉल्व इजली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट, यानी कि जो उनके माइंड में खुद को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, देखो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है
जो आपके माइंड में चल रहा था, जो आपके दिल में चल रहा होता है, खुद अपने आप को लेके चल रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है द्वंद, मतलब अपने आप से आप जूझ रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आप खुद कर रहे हो, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट भी तीन तरह का होता है, एक होता है एक्टिव अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और एक होता है एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो समटाइम्स नीड इमोशनली सपोर्ट करते हो आप इन देयर स्टडीज में, ठीक है ना। जैसे समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट है आपका इन देयर स्टडीज में, तो इसका राइट आंसर है सी। क्योंकि देखो, डू नॉट गेट अपसेट, आप अपसेट ही नहीं हो रहे बाय स्टडीज एंड डिफिकल्टीज, ये भी नहीं है। मेच्योर बताना है ना, तो अपसेट तो नहीं है। बिलीव इमोशंस हैज नो प्लेस, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेच्योर पर्सन क्या करेगा, रिजोल्व द इजली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो उसके कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में चल रहा है उसको इजिली वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है। एंड विद देयर इंटेलेक्ट, अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से। समटाइम्स नीड, उसको जरूरत पड़ती है इमोशनल सपोर्ट्स की, सपोर्ट इन देयर स्टडीज, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब आपने बताना है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, हायर सेल्फ एफिकेसी, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम इनसाइटफुल। तो जो बात है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है, इज नोट बतानी है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, बट ये तो है, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस तो होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हाई सेल्फ एफिकेसी, ये भी है, ठीक है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इनसाइटफुल, ये तो है ही है, ये प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है। जो काम नहीं कर सकता वो ये है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, वो क्या है, वो यही है कि बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी। गिफ्टेडनेस आपने बतानी है, इज ड्यू टू एनवायरमेंटल मोटिवेशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जेनेटिक मेकअप है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी है। अब गिफ्टेडनेस बतानी है। एक गिफ्टेड बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। गिफ्टेड बच्चा वो होता है जो एकदम बात को कैच कर लेता है, दैट इज अ गिफ्टेड, ठीक है ना। एनवायरमेंटल मोटिवेशन है उसकी, नहीं। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इज ड्यू टू ना, जेनेटिक उसका ये होगा, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल मोटिवेशन उसको मिल रही है गिफ्टेड बच्चे को। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी उसके अंदर है, ये भी है। जेनेटिक मेकअप ये नहीं हो सकता, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है डी। आई होप सो आज आपको ये मेरी वीडियो MCQs की अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपके लिए और MCQs ऐसे लेकर आऊँगी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के, जो आपको आपके पेपर को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।